जय हिंद साथियों। आइए आज हम लोग देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम का दूसरा पार्ट। लोग कहें कि दूसरा इसका सेशन चलाएंगे। हम लोग सेशन करने जा रहे हैं। जैसे कि बात करेंगे कि आज कुछ चीज़ें और लाए हैं जो कि आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी और एलपी और टेक्नीशियन जैसे पेपरों में बार बार आ रहे हैं प्रश्न। आज हम लोग उनको डाइजेस्टिव सिस्टम से देखेंगे, पाचन तंत्र से देखेंगे। जैसे पहला प्रश्न है जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। मनुष्यों में भोजन के पाचन की प्रक्रिया में होती है और ये डैश डैश में पूर्ण हो जाती है। देखो, बात करेंगे कि मनुष्य का जो भोजन की प्रक्रिया स्टार्ट होती है ना, मनुष्य में भोजन की जो प्रक्रिया स्टार्ट होती है ये होती है मुख से। मुख, और मुख के बाद होता है आमाशय। आमाशय आमाशय के बाद होता है आमाशय के बाद होता है छोटी आंत। छोटी आंत, देखिए इसमें ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है। आमाशय, बड़ी आंत। आमाशय तो है मगर बड़ी आंत दे दिया, गलत है पहला ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी दिया है मुख और छोटी आंत, मतलब यहाँ पे ये भी मिल रहा है और हमको ये भी मिल रहा है। चलिए देख लेते हैं। और आहार नली, बड़ी आंत। बड़ी आंत की बात ही नहीं है, आहार नली में पाचन होता नहीं। आहार नली, छोटी आंत। आहार नली में पाचन नहीं होता मगर छोटी आंत में पाचन होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका कौन सा मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है, मुख और छोटी आंत। अगर इसमें 3 दिए होते तो आमाशय भी होता, आमाशय नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर 2 हमको मिले, मुख और छोटी आंत मिल गए, तो हम लोग कहेंगे कि जो भोजन का पाचन होता है मुख और छोटी आंत, मुख, आमाशय, छोटी आंत, ये 3 सीक्वेंस याद कर लीजिए। मुख, आमाशय, छोटी आंत में जहां भोजन का पाचन होता है। छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन होता है। पूर्ण पाचन, क्योंकि इसके बाद पाचन नहीं होता, क्योंकि बड़ी आंत में हो जाता है तो इसके बाद हम लोग पाचन नहीं होता, बड़ी आंत में पाचन होता ही नहीं। तो मुख, आमाशय और छोटी आंत, ये है आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। लिखा है, खुर वाले जानवरों के आमाशय का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होता है? खुर वाला जानवर कौन होगा? ज्यादातर तो आप लोग देखे होंगे, जो ज्यादातर का शाकाहारी की बात करें, शाकाहारी जो जानवर होते हैं ना, ये ज्यादातर आपको खुर वाले ही दिखेंगे, शाकाहारी जानवर। इनमें क्या होता है कि इनमें एक आमाशय अलग से होता है जिसका नाम है, उस आमाशय का नाम क्या है? रूमेन आमाशय। रूमेन रूमेन आमाशय रूमेन आमाशय क्या करता है कि ये एक बार खाना को क्या करते हैं, देखे होंगे मवेशी जो होते हैं ना, मवेशी जो शाकाहारी वाले प्राणी होते हैं, एक बार ये क्या करते हैं, अपने खाना को स्टोर कर लेते हैं, स्टोर करके रूमेन आमाशय में क्या करते हैं, तो इसको थोड़ा सा नर्म कर देते हैं। नर्म मतलब ढीला टाइप कर देते हैं, नर्म कर देते हैं। नर्म करने के बाद क्या करते हैं, जब ये आराम से कहीं बैठते हैं या खड़े रहते हैं तो क्या करते हैं, वहां से खाना को फिर वापस करते हैं और जुगाली करते हैं। जुगाली करते हैं ना, जो करते रहते हैं, ये जुगाली होता है। ये दोबारा होता है, दोबारा। एक बार ये क्या करते हैं, आप लोग देखे होंगे, खाते रहते, स्टोर करते रहते। किस में? आमाशय में स्टोर करते हैं, तो कहेंगे रूमेन में स्टोर करते हैं। स्टोर करने के बाद ये क्या करते हैं, पुनः उसके बाद जब आराम की स्थिति में आ जाते हैं कि अब नहीं खाना है, तो ये खड़े रहते या बैठे रहते हैं, तो क्या करते हैं, मुंह चलाते रहते हैं। मुंह देखे होंगे ना, ऐसे से आओ करते रहते हैं। तो वही वाली प्रक्रिया को ये दोबारा उसी खाना को क्या करते हैं, तोड़ते हैं तब पचाते हैं। मतलब हमारा कहने का मतलब है, रूमेन आमाशय में खाना को ये
नर्म करते हैं। नर्म मतलब ये थोड़ा सा उसको नरम कर देते हैं, ढीला टाइप कर देते हैं, क्योंकि उनको तोड़ने में आसानी हो सके। तो ये शाकाहारी जो खुर वाले जानवर होते हैं ज्यादातर शाकाहारी होते हैं, और इनमें पाया जाता है रूमेन अमाशय। और रूमेन अमाशय सिर्फ शाकाहारियों में ही पाया जाता है। बात करें शाकाहारियों में, ये रूमेन अमाशय जो होता है ना, ये रूमेन अमाशय शाकाहारी की पहचान होती है। और यही होता है, यही इनमें ही ताकत है, इनके अंदर ही ताकत है किसको, सेलुलोज को पचाने का। सेलुलोज, सेलुलोज को पचाने की ताकत इनके अंदर पाई जाती है। सेलुलोज को पचाने की ताकत रूमपंथी जानवर भी कहा जाते हैं, ये रूमपंथी जानवर भी पाए जाते हैं। यही है असली सेलुलोज का पाचन, ये लोग करते हैं। सेलुलोज का पाचन हम लोग नहीं कर सकते, मनुष्य नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इनके अंदर एक रूमेन अमाशय पाया जाता है जो क्या करता है, खाना को नर्म करता है। क्लियर? आइए इसमें ऑप्शन देखते हैं। खुर वाले जानवरों के अमाशय का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होता है, रूमेन। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ए। यही सबसे बड़ा हिस्सा भी होता है, सबसे बड़ा हिस्सा भी होता है रूमेन। आइए ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। फिर देखते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, जो लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा मानव की आहार नाल का हिस्सा नहीं है। मानव का आहार नाल थोड़ा सा हम बनाए थोड़ा सा। ये इनका मुख है, मुख यहां से दो हिस्से बढ़ जाते हैं, दो हिस्से मतलब एक हिस्सा इधर कर दीजिए। उसके बाद ये कहाँ पे आएगा सर, ये बड़ी आंत में आएगा, बड़ी आंत नहीं, अमाशय में आएगा। अमाशय को हम लोग भाग देखे थे, कुछ इस साइड में ऐसा था, ऐसा। ये अमाशय किस में जाता है, अमाशय जाता है, एक भाग हम बात किए थे सी जैसा होता है, इसका आकार जे जैसा होता है, ये गृहिणी होता है। ये अमाशय का आकार कैसा होता है, ये अमाशय है, अमाशय, अमाशय इसका आकार जो होता है जे जैसा होता है। ये गृहिणी होता है, गृहिणी, गृहिणी, गृहिणी का जो आकार होता है यहाँ से यहाँ, इसे गृहिणी, गृहिणी कहते हैं। इसका आकार सी जैसा होता है। यहाँ से क्या होती है, छोटी आंत हमारी जुड़ी होती है, छोटी आंत जुड़ी होती है, छोटी आंत यहाँ से जुड़ी होती है। फिर यहाँ से क्या होता है, यहाँ से जो होता है बड़ी आंत जुड़ी होती है, बड़ी आंत, बड़ी आंत जुड़ी होती है। बड़ी आंत जुड़ी होती है। देखो हमने बात किया, देखो हमको समझाना है, चित्र नहीं बना रहे हैं। ये वाला क्या होता है, श्वसन पथ होता है, ये अलग है। यहाँ पे एक ढक्कन लगा होता है जिसका नाम एपिग्लोटिस होता है, एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस होता है। खाना हमने यहाँ से खाए, ये मुख है, तो पहला पाचन मुख से होता है, अभी अभी हम समझाए कि मुख। दूसरा कहाँ होता है, अमाशय में, यहाँ खाना स्टोर होता है। ग्रास, ग्रसिका और ग्रास नली में खाना का पाचन नहीं होता, यहाँ पे नहीं होता। ये खाना का एक पथ होता है, रास्ता होता है, यहाँ तक आया, यहाँ पे एक ढक्कन होता है, एक श्वसन पथ है। तो इसका कारण हम किसी दिन जब मानव का पूरी स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे तो उसमें आपको हम समझा देंगे कि ये इसका काम क्या होता है। ढक्कन का, ढक्कन मतलब एक होता है, इसी का थोड़ा सा रास्ता चेंज कराना होता है। ये खाना यहाँ पे आया, यहाँ से कहाँ जाएगा सर, छोटी आंत में जाएगा। और छोटी आंत में हमने अभी बताए हैं पूर्ण पाचन होता है, पूर्ण पाचन होता है।
बड़ी आंत में पूर्ण पाचन, देखो खाना ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ये होता एनस। एनस मतलब गुदा की बात करें, गुदा, यहां से बना लेते हैं इसको, ये होता है एनस, गुदा, गुदा, गुदा। ये क्या होता है, ये होता है मलाशय, मलाशय, यहां पे मल इकट्ठा होता है, बस। बाकी ये बड़ी आंत ही है, ये कौन सी आंत है, बड़ी आंत है, बड़ी आंत। अब बड़ी आंत के भाग ये भी माने जाते हैं, मलाशय भी बड़ी आंत का ही भाग माना जाता है। और छोटी आंत है, ये कौन सा है, ये जो है ये छोटी आंत है, छोटी आंत। तो आपके प्रश्न दो ही आ सकते हैं, एक तो ये आ सकता है, एक ये आ सकता है कि आमाशय का आकार कैसा होता है, तो कहेंगे जे जैसा होता है। ग्रहणी का आकार कैसा होता है, तो कहेंगे सी जैसा होता है। यहाँ पे थायराइड ग्रंथि होती है, तो हम लोग उसके बाद पढ़ेंगे। आइए इसको देखते हैं, निम्न में से कौन सा मानव की आहार नाल का हिस्सा नहीं है। आहार नाल मतलब खाना जहां जहां से जाए, खाना जहां जहां से जाएगा उसी को आहार नाल का हिस्सा कहा जाता है। आहार नाल का हिस्सा, आहार नाल का हिस्सा, ध्यान दीजिएगा, चले आ रहे हैं हम। ऐसे खाना आया, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे निकल गया, मतलब हमारे कहने का मतलब इसमें आप मैच करिए। हमने कहा श्वसन पथ को अलग कर दीजिए। आपको निम्न में कौन सा मानव की आहार नाल का हिस्सा नहीं, मलाशय, मलाशय अभी हमने बताया आहार नाल का हिस्सा है। फिर कहें ग्रास नली, ये वाली भाग की बात हो रही है, ये ग्रसिका ग्रास नली, ये ग्रसिका है, ये ग्रास नली है, ये आमाशय है। मतलब हम कहें आहार नाल का हिस्सा इसमें एक ही नहीं मिले रहा, श्वास नली, क्योंकि ये अलग हो रहा है, ये श्वसन पथ है, श्वास नली। तो आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। हाँ एक बात और सुन लीजिए, आहार नाल की जो पूरी लंबाई होती है ना, आहार नाल, आहार नाल की लंबाई, लंबाई 8 से 10 मीटर होती है। और इसमें सिर्फ इसका जो है आहार नाल का एक भाग होता है छोटी आंत, और छोटी आंत की जो लंबाई होती है 6 से 7 मीटर होती है। मतलब हम कहें 8 से 10 मीटर में अकेले यही इतना लंबा होता है, 6 से 7 मीटर का, ये पूरे आहार नाल का हिस्सा होता है। आहार नाल में एक सीक्वेंस भी याद आप कर सकते हैं, ग्रसिका, ग्रसिका, फिर ग्रास नली, ग्रास नली, ग्रास नली के बाद आमाशय, आमाशय, आमाशय के बाद छोटी आंत, छोटी आंत, छोटी आंत, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत, बड़ी आंत के बाद मलाशय, मलाशय के बाद गुदा। ये सीक्वेंस होता है एक आहार नाल। 1 2 3 4 5 6 7, 7 रास्तों से खाना हमारा गुजरता है। कितने रास्तों से, 7 रास्तों से हमारा खाना गुजरता है। आइए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, दिया है, निम्न में से कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि है। देखो सबसे बड़ी ग्रंथि इसमें ग्रसिका ग्रंथि, स्तन ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, यकृत। सबसे बड़ी हमारी जो शरीर के अंदर पाई जाती है ये यकृत होती है। इसका वजन जो होता है यकृत का, यकृत का जो वजन होता है 1.5 से 2 kg के बीच में होता है। ये सबसे बड़ी ग्रंथि हमारे शरीर की होती है, लगभग 1.5 से 2 किलो की होती है। तो इतना याद कर जाइए। इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है आपका, एकदम करेक्ट है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, पाचक, पाचन में मदद करने के लिए शरीर के कौन सा एसिड प्रयोग किया जाता है। देखो अभी हमने बताए थे हमारे आमाशय में, आमाशय में, आमाशय में, आमाशय में हमारे एक अम्ल निकलता है, अम्ल, उस अम्ल का नाम है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये पाचन में हमारे सहायता करता है,
यही है हमारे पाचन में सहायता करता है। इसका नाम है HCl। HCl का फुल फॉर्म होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यही हमारे पाचन में क्या करता है, मदद करता है। तो आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। बोरिक एसिड गलत है, ऑप्शन नंबर 1 गलत है। बी है एसिडिक एसिड, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी है सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये कहाँ से निकलता है सर? आमाशय से निकलता है। अभी अभी हमने पढ़ के आए हैं कि पाचन क्रिया में HCl बहुत ज्यादा, आमाशय हमारे पाचन क्रिया में सहायता, उसमें एक अम्ल निकलता है जिसका नाम HCl, ये पचाने में सहायक होता है। आइए आगे देखते हैं अगला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। पाचन तंत्र के चरणों का निम्न कौन सा अनुक्रम सही है? देखो अनुक्रम की बात कर लिया। पहले भोजन को हम खाएंगे, कहाँ खाएंगे? मुख। देखिए ऐसे करेंगे, खाना लिए मुख में, अंतग्रहण किए, अंतग्रहण, अंतग्रहण के बाद क्या होगा? पाचन होगा। अंतग्रहण के बाद पाचन, पाचन के बाद अवशोषण होता, अवशोषण के बाद उत्सर्जन होता है। उत्सर्जन मतलब होता है जैसे कि यूरिन को बाहर आना, मल त्याग करना, ये उत्सर्जन की क्रिया होती है। और अवशोषण मतलब जैसे हमारा खाना पूर्ण पाचन कहाँ हुआ? छोटी आंत में। छोटी आंत में पूर्ण पाचन हो जाता है। पूर्ण पाचन हुआ तो यहाँ से क्या होता है? अवशोषण की क्रिया होती है। हमारे अंदर बताया था कि छोटी आंत में विलाई पाए जाते हैं, विलाई, विलाई। यहाँ पे हमने बताया था कुछ उंगली नुमा संरचना पाई जाती है जिसे हम विलाई कहे थे। ये विलाई क्या करते हैं कि जो इनके पोषक तत्व होते हैं इनको अवशोषित कर लेते हैं। अवशोषित करके ये हमारे शरीर के विभिन्न कोशिकाओं को भेजते हैं जो ब्लड के माध्यम से जाता है। यही विलाई अवशोषण का कार्य करता है। अवशोषण के बाद होता है, अब देखो इसमें तो एक बात नहीं दिया, स्वांगीकरण भी होता है। इसके बाद इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, क्योंकि अंतःग्रहण खाना को लेंगे, अब खाना खाने के बाद क्या होता है? पाचन होता है। और पाचन के बाद क्या होगा? अवशोषण होता है। अवशोषण के बाद हमने कहा उत्सर्जन होता है, जैसे मल त्याग करना और यूरिन को बाहर निकालना, यही उत्सर्जन का कार्य होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम करेक्ट है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। पाचन तंत्र के इनमें से किस अंग की आकृति अंग्रेजी के वर्णमाला के अक्षर जे जैसे समरूप होता है? अभी अभी हम लोग पढ़ के आए हैं। अंग्रेजी के जे जैसे लगता है हमारा आमाशय। क्या लगता है? आमाशय। आमाशय, ये प्रश्न बार बार आ रहा है कि अंग्रेजी का जे जैसा लगता है आमाशय। आमाशय कौन सा ऑप्शन में सही है? देख लेते हैं। मुख, आमाशय, आंत, यकृत। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, आमाशय। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है, आमाशय। याद करके रहिएगा। यहाँ पे एक प्रश्न और याद कर लीजिएगा। यहाँ से एक और होता है जिसे ग्रहणी कहते हैं हम लोग, ग्रहणी। इसका आकार जो होता है सी जैसा होता है। दोनों चीज पे याद कर जाइएगा। और हमारे थायराइड ग्रंथि का आकार, थायराइड ग्रंथि जहां पे यहाँ पाई जाएगी ना, थायराइड ग्रंथि ऊपर, थायराइड, थायराइड ग्रंथि का आकार माना जाता है यक्ष जैसा होता है। तो कुछ चीजें अपने याद कर जाइएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। जैसे मानव शरीर में वसा का पाचन मुख्यतः डैश डैश होता है। तो देखो वसा का पाचन हो या प्रोटीन का पाचन हो या कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो, सबका पाचन छोटी आंत में पूर्ण हो जाता है। छोटी आंत में, छोटी आंत में पूर्ण पाचन होता है, पूर्ण पाचन होता है। छोटी आंत में क्या होता है? पूर्ण पाचन होता है। तो हम छोटी आंत को ही क्या मान लें कि यहाँ वसा का भी पाचन होगा, वसा का, कार्बोहाइड्रेट का और क्या? प्रोटीन का मतलब हम कहें सारे पूर्ण पाचन छोटी आंत में हो जाते हैं सारे के सारे। तो हम लोग कहेंगे कि इसका ऑप्शन जो सही है छोटी आंत, ऑप्शन नंबर सी छोटी आंत। आइए अगला प्रश्न देखते हैं जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। दिया है मानव के आमाशय में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? इसको कहने के बाद दोबारा प्रश्न आ गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। HCl ये बार बार आ रहा है, 2 बार आ चुका।
आइए अगला प्रश्न देखते हैं जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। दांतों में सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का पीएच मान कितने डैश डैश कितने से कम हो जाता है। हम लोग कल पढ़े थे ना कि मुख में जो दांत का क्षरण होता है ना, क्षरण मतलब ये झड़ने लगते हैं, टूटने लगते हैं। तो अगर मुख का पीएच मान 5.5 से अगर कम हो जाए तो मान के चलिए हमारे दांतों में अम्ल की मात्रा बढ़ने लगती है ज्यादा, क्योंकि इससे जितना कम होगा उतना ज्यादा अम्ल होगा, मतलब प्रबल अम्ल की ओर हम लोग बढ़ते जाएंगे। अगर इसमें हुआ तो हमारे दांत क्या होने लगते हैं, क्षय करने लगते हैं। क्षय, क्षय मतलब टूटने लगते हैं, टूटने लगते हैं। और टूटने को करण के क्या कहते हैं हम लोग, क्षयकरण कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। 5.5 पीएच से अगर कम हुआ तो हमारा दांत क्या होने लगते हैं, टूटने लगते हैं। और दांत तो हमारे बताएं, दांत जो होता है कैल्शियम फास्फेट के बने होते हैं, कैल्शियम फास्फेट के बने होते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न दिया है, अगला प्रश्न दिया है दंत वलक दंत इनेमिल किससे बना होता है। आ गया प्रश्न, दंत वलक दंत इनेमिल मतलब हम कहें कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम फास्फेट ये ही क्या बना होता है हमारा दांत। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है। आइए अगला प्रश्न पे चलते हैं। 12 नंबर अगला प्रश्न जो है, जो भी हो देखते हैं। एंजाइम टाइलिन में पाया जाता है। टाइलिन, टाइलिन हमने बताया थे हमारे मुख में कार्बोहाइड्रेट का पाचन कराता है, टाइलिन। आइए टाइलिन एंजाइम में पाया जाता है, हमारे लार में पाया जाता है, लार हमारे स्लाइवा में पाया जाता है टाइलिन, जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन कराता है। किसका, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कराता है। आप वसा वसा मत कहिएगा, है आप मुख में वसा वसा का पाचन नहीं होता है, यहाँ सिर्फ सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू होता है। आइए ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है, तो हम लोग कहेंगे लार, ऑप्शन नंबर ए। आइए देखते हैं। गले में डैश डैश के छल्ले को मौजूद कहा जाता है। किसका छल्ला बना होता है, जो अभी हमने पढ़ के आए हैं। ऐसा ये कुछ ऐसे होते हैं, सी जैसा दिखाई ये भी देता है, ये हमारे गले में पाए जाते हैं। ये उपास्थि के बने होते हैं, उपास्थि, उपास्थि के बने होते हैं, बने होते हैं। आओ हम थोड़ा सा समझा देते हैं आपके एग्जाम्पली। उपास्थि वो होता है जो हमारे मांसपेशियों से मजबूत होता है और हमारे कंकाल मतलब हमारे जो हड्डियां होती हैं उनसे कमजोर होता है। जैसे हमारे कान, कान देखिए ये उपास्थि का बना है, ये कान उपास्थि का बना है। इधर इसको कितना मोड़े छोड़ेंगे, जैसे छोड़ेंगे ना ये स्प्रिंग जैसा अपने जगह पे हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि उपास्थि का बना है। तो गले में जो छल्ले मौजूद होते हैं ये उपास्थि के बने होते हैं। उपास समझ में आ गया, ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न जो आपका स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। भोजन के पाचन की प्रक्रिया के दौरान होने वाले ऊर्जा परिवर्तन के प्रकार को बताइए। रासायनिक ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक। देखो प्रकाश की तो बात ही नहीं आए, पहली बात तो काट दो जहां जहां प्रकाश दिखाई दे। यांत्रिक ऊर्जा कोई कहा, हम गाड़ी उड़ी थोड़ी चला रहे हैं, कोई यांत्रिक थोड़ी चला रहे हैं कि सर हम जनरेटर चला रहे हैं यंत्र काम कर रहे हैं, नहीं। यहाँ पर रासायनिक ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा में हम लोग को जनरेट हो जाती है। क्योंकि खाना एक बार हम कहें कि अगर कूच दें, हम एक बार कूच दें तो दोबारा वैसे हमको प्राप्त नहीं होगा। तो पहली बात तो रासायनिक क्रिया होगी, एक बार बन जाएगा दोबारा फिर नहीं बनेगा। क्योंकि खाना जैसे रोटी है, क्या दोबारा रोटी बन जाएगी, नहीं। अगर अमाशय में एक बार खाना चला गया तो उसमें HCl मिल जाएगा, वो अपनी क्रिया अलग कर देगा और रासायनिक क्रिया कर देता है। इससे क्या होता है, वो खाना का परिवर्तन चेंज हो जाता है। तो हम कहेंगे रासायनिक ऊर्जा और उष्मा से उष्मा ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है, रासायनिक ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट है।
आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।